नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून के विद्या भारती स्कूल में मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां सीएम धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के साथ में कई शिक्षक और भारी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कुमाऊं और गढ़वाल के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र छात्राओं को भी इसमें सम्मानित किया गया। पूरे प्रदेश में विद्या भारती के बच्चे जो है हाई स्कूल और इंटर में काफी अच्छे नंबर लाते हैं और काफी बच्चे टॉपर भी निकलते हैं। मैं अपनी ओर से उनको सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां तक दून विश्वविद्यालय की बात है तो हमने अपने सभी विश्वविद्यालयों में अब आपने देखा होगा कि कई नए कोर्स जो है शुरू किए हैं और मैं कह सकता हूं कि हमने वहां पे अंबेडकर पीठ भी बनाई है। अभी हिंदुइज्म का एक नया पाठ्यक्रम और नया उसका एक पूरा सिलेबस हम लोग पूरे प्रदेश के बच्चों के लिए बनाना चाह रहे हैं और जो भी बच्चा उसको पढ़ना चाहेगा वो पढ़ सकता है। देखिए, हमारे सभी उदयमान छात्र छात्राएं जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं में उच्च वरीयता में उच्च स्थान प्राप्त किया है, उन सभी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है और निश्चित रूप से ये इन सभी के लिए जहां प्रोत्साहन है, आगे के लिए इनके लिए एक प्रेरणा भी है कि आने वाले समय में सभी परीक्षाएं जो भी इन्होंने जीवन में देनी है उन सभी में ये उच्च स्थान प्राप्त करें। आपका ही कार्यक्रम है, आप उत्तराखंड। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि क्रीड़ा मैदान में लखपति दीदी अभियान शक्ति को सम्मान कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केदार घाटी के स्थानीय उत्पादों को देश विदेश के केदार ब्रांड बनाकर तैयार कर विपणन किया जाएगा। मातृशक्ति की आजीविका सुधार की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। वहीं घाटी के होम स्टे से लेकर अन्य सुविधाओं को भी इसके अंतर्गत पहचान दी जाएगी। केदार घाटी की धार्मिक पहचान के साथ राज्य सरकार घाटी को नई पहचान दिलाने के लिए इसके अंतर्गत कार्य करेगी। इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी और भारी संख्या में मातृशक्ति एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे। उधर हल्द्वानी में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत जिला प्रशासन ने महिला सुरक्षा को लेकर सीनियर पीसीएस अधिकारी अपर निदेशक प्रशिक्षण ऋचा सिंह को नोडल अधिकारी नामित किया है, जो लगातार स्कूली छात्राओं से शहर भर के असुरक्षित स्थानों के बारे में जानकारी ले रही हैं और उनके साथ महिला अपराधों को लेकर चर्चा भी कर रही हैं। बता दें कि अपने सेवा योजन कार्यालय के सभागार में अपर निदेशक प्रशिक्षण ऋचा सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि स्कूली छात्रों से हुई बातचीत के बाद उनके द्वारा एक रिपोर्ट बनाई गई है। इसको हल्द्वानी से इस कार्यशाला को इसलिए शुरू किया गया कि हम कह सकते हैं कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ये शहर है और इसमें जब माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ उसके बाद जिला प्रशासन ने इसके लिए हमने टीमें बनाई और उस टीम में मैं हूँ और इसके अलावा प्रोबेशन विभाग से हैं, पुलिस विभाग से हैं, शिक्षा विभाग से हैं और बाल विकास से हैं। इन सभी का उद्देश्य ये था कि हम विभिन्न स्कूलों में जाएं और वहां जाकर हम सीधे बच्चियों से बात करके उनसे फीडबैक लें और सुझाव लें और इन सबका उद्देश्य ये था कि हम उनसे सुझाव और फीडबैक लेने के बाद उनको एक भयमुक्त वातावरण दे पाएं। अगली खबर का रुख करते हैं। ऋषिकेश में सीओ और कोतवाल के नेतृत्व में सभी चौकी प्रभारियों ने पुलिस टीम के साथ बाजार में गश्त की और गौरतलब है कि आगामी त्योहारी सीजन को लेकर ऋषिकेश कोतवाली पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने मुख्य बाजारों की सड़कों पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दुकानदारों को दिए हैं, तो वहीं सड़कों पर नो पार्किंग में वाहन नहीं खड़े करने की हिदायत भी दी है। इसके साथ ही पुलिस ने निर्देशों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों को कानूनी कार्रवाई करने की
चेतावनी दी है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की निगरानी और निर्देशन में राहत और बचाव दलों ने एक और गठित रेस्क्यू अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। बता दें कि उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समन्वय से संचालित रेस्क्यू अभियान के उपरांत 3 दिन से चौखंबा 3 पर्वत में फंसी 2 विदेशी महिला पर्वतारोहियों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। दोनों पर्वतारोहियों को राहत और बचाव दलों ने जोशीमठ पहुंचा दिया है। बता दें कि इस पूरे अभियान में एनडीएमए ने भी मॉनिटरिंग की। उधर उत्तराखंड की पौड़ी जिले की कोटद्वार निवासी प्रसिद्ध सर्वोदय समाज सेविका शशि प्रभा रावत का रविवार को कोटद्वार के मुक्तिधाम में नम आंखों के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान कोटद्वार शहर के बड़ी संख्या में समाज सेवियों ने उन्हें समाज के लिए उनके योगदान को याद करते हुए इसे समाज के लिए बड़ी हानि बताया। शनिवार शाम को शशि प्रभा ने अपने हल्दूखाता स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। उन्होंने अपने पूरे जीवन पथ पर जो उन्होंने जिस प्रकार से व्यतीत करा, जो उनका उद्देश्य रहा, लक्ष्मी आश्रम कौसानी में उनका अध्ययन हुआ और उनका अध्ययन में ही उनकी जो नींव पड़ी, जो कि समाज सेवा के लिए गांधी विनोबा आधारित जो मूल्य वाली शिक्षाएं हैं, जो कि जिससे कि स्वावलंबी बनने का महिलाओं के अंदर एक वो खाका तैयार हो। समाज के लिए उनका योगदान, सबसे बड़ा तो ये योगदान रहा उनका कि आजकल हम देखते परिवारों में कि कोई व्यक्ति अगर सामाजिक कार्यों में ज्यादा निमग्न होता है तो घर वाले उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने सर्वोदय में रहते हुए सर्वोदयी पुरुष को चुना और जीवन भर उनकी वामांगनी बनकर वो चलती रही हैं और उनको प्रेरणा भी देती रही हैं, उनके कार्यों को आगे बढ़ाती भी रही हैं। सर्वोदय जीवन व्यापन करते हुए गांधी जी, विनोबा जी और जयप्रकाश जी की प्रेरणा से आगे बढ़ते हुए सेविका के रूप में श्रीमती शशि प्रभा रावत जी ने निरंतर बोक्सा जनजाति के बच्चों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। एक समय था कि जब बोक्सा जनजाति के बच्चों को स्कूल लाना एक बहुत बड़ी बात होती थी, तो उनके मध्य में ही रहकर दोनों आदरणीय मान सिंह रावत जी और शशि प्रभा रावत जी, उन्हीं के मध्य में रहकर उनको सुबह जगाना, उनको नहलाना, स्वयं अपने हाथों से नहलाना, फिर उसके बाद स्कूल लेकर आना। उधर प्रेस क्लब में बन्नू बिरादरी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बन्नू बिरादरी के अध्यक्ष हरीश बिरमानी ने जानकारी दी कि इस बार दशहरा अनोखे ढंग से मनाया जाएगा, क्योंकि इस बार वीआईपी गेस्ट नहीं बुलाए जाएंगे। इस बार वीआईपी 100 वर्षीय एमबीबीएस डॉक्टर को यूसी चानना को बनाया जाएगा। इस बार बन्नू बिरादरी स्कूल के बच्चे महाभारत और रामायण का स्किट करेंगे। साथ ही बता दें कि इसी के साथ ही इस बार दशहरे का पर्व खास इसलिए होगा क्योंकि इस बार प्रदूषण मुक्त त्योहार मनाने के लिए ग्रीन पटाखे का इस्तेमाल किया जाएगा। रावण की हाइट की बात करें तो 50 फुट का रावण तैयार किया जा रहा है, जिसे बनाने के लिए मुजफ्फरनगर के लगभग 15 कारीगरों को बुलाया गया है। आप देखेंगे बहुत सुंदर ही हमारे मुजफ्फरनगर से ये पुतले बनाने वाले आए हैं। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ तो बहुत सुंदर बन ही रहे हैं। इस बार जो हम लंका बना रहे हैं वो बिल्कुल एक डिफरेंट लंका बन रही है। नॉर्मल लंका जब आप देखेंगे तो लगेगा कि बिल्कुल नई डिफरेंट है। और जैसे कहा कि प्रदूषण को हम देखते हुए हमने पहली बार प्रदूषण फ्री तो नहीं कह सकते, बट कम प्रदूषण होगा, इस तरह के हमने पटाखों का इंतजाम किया।
उधर चंपावत के अति दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र डांडा ककनई बुड़मम के जीए पहाड़ सिटीजन समिति के जिला समन्वय के नेतृत्व में 150 बच्चों को पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। साथ ही समिति के माध्यम से राजकीय इंटर कॉलेज के 30 लीटर का वाटर कूलर बच्चों की सुविधा के लिए दिया गया। समिति जिला समन्वय अनिल चौधरी ने बताया कि समिति का उद्देश्य अति दुर्गम क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चों को हर सुविधा उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी पढ़ाई में होने वाली परेशानियों को दूर किया जा सके। वहीं समिति द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए चलाई जा रही सराहनीय मुहिम की प्रशंसा करते हुए राजकीय विद्यालय प्रधानाचार्य गणेश गोस्वामी ने समिति का आभार व्यक्त किया है। आज जीए पार्क सिटीजन लाइब्रेरी की ओर से विद्यालय परिवार को ब्लैक बोर्ड, बच्चों के लिए कॉपियां, पेन और छात्रों और बच्चों के लिए ही वाटर फिल्टर दिए गए हैं, जिसके लिए मैं जीए पार्क सिटीजन के जिला संयोजक श्री अनिल चौधरी जी का हार्दिक धन्यवाद। आज हमने जीए पार्क सिटीजन समिति के माध्यम से डांडा ककनई के दुर्गम क्षेत्र के इंटर कॉलेज में आज हमने दौरा किया। यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों को हमने पेन, पेंसिल, कॉपी, किताबें, ब्लैक बोर्ड और पानी के लिए वाटर कूलर इनको हमने उपलब्ध कराया है। आगे भी जीए पार्क सिटीजन समिति द्वारा नागरिक पुस्तकालय जितने भी चल रहे हैं हम दुर्गम क्षेत्रों में हम इनको सारी सुविधाएं हम समिति द्वारा उपलब्ध कराएंगे। उधर उधमसिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे 74 पर कालियावाला मोड़ पर एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है, तो वहीं घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुट गई है। बता दें कि फॉरेंसिक टीम के साथ टेक्निकल टीम ने भी जांच की, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आई, जिसमें एक नाम सामने आया, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ चल रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। देखिए, आज पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कलियावाला जो मोड़ है वहां पे पड़े हुए हैं और वहां पे काफी ब्लीडिंग हो रही है। इस सूचना पे तत्काल हमारी पुलिस मौके पर पहुंची थी। तो ये जो व्यक्ति थे, इनका नाम मंजीत सिंह था और ये वहीं कलियावाला के रहने वाले थे। इनके मौके पर परिजन भी पहुंच गए थे। चूंकि आस पड़ोस में सुनसान रास्ता था और जो मोड़ था उसी जगह पे ये घटना हुई थी, तो सबसे पहले हमने घटनास्थल को कार्डन किया। किसी ने ना झूठ बोल के बुलाया खेत में कि तुम्हारे खेत में मिट्टी डाल गई है। उसके बाद ये देखने गए, वहाँ पर मिट्टी नहीं दिख रही है, घर पर आए हैं। फिर उसके बाद हमें फिर ये चले गए खेत में, किसी ने फिर बुलाया शायद इन्हें। फिर हमारी कॉल फिर आ गई, दोबारा कॉल फिर आई है। बस हमें इतना ही पता है। 10 मिनट हो गए, 10 मिनट 10 भी नहीं हुए अभी चल जाएगा। आए दिन सोशल मीडिया पर कई तरीके के वीडियो वायरल होते हैं, जिससे शरारती तत्व माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, जिस पर अब कार्रवाई करने के लिए पुलिस सख्त नजर आ रही है। आपको बता दें कि देहरादून एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि कुछ समय से ऐसा देखने में आया है कि किसी धर्म पर आधारित कोई प्रकरण आता है तो लोग धार्मिक रूप से आवेश में आकर प्रतिक्रिया दे देते हैं। तो उनसे यही अपील है कि अगर कोई ऐसा मामला आता है तो पुलिस अपना काम करती है। पूर्व में भी जो मामले हुए उस पर तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। साथ ही एसएसपी ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो किसी भी मामले में धार्मिक भावनाओं से खेलने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, उन पर इंटेलिजेंस की टीम नजर बनाए हुए है और ऐसे लोगों के खिलाफ कानून का शिकंजा कसा जाएगा। में आया कि कहीं ना कहीं जब विभिन्न समुदाय का हो या विभिन्न धर्म का आधारित कोई प्रकरण आता है तो कहीं ना कहीं लोग धार्मिक रूप से इसमें आवेश में आने की और प्रतिक्रिया ज्यादा कर रहे हैं। तो इसमें मेरी सभी से अपील है कि ऐसे कोई भी इंडिविजुअल मैटर अगर होते हैं तो उसमें पुलिस अपना काम कर रही है। जिस तरह आपने देखा कि पूर्व में भी 1-2 इंसिडेंट हुए थे, तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी करना या
साक्ष्य संकलन करने के लिए उसमें विभिन्न टीमें तत्काल लगा दी जाती है। तो मैं ये अपील करूंगा कि इसमें संयमित रहें और सही सच्चाई जानने के लिए कम से कम पुलिस को 10 से 15 घंटे लगते हैं। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना, सशक्त बहना योजना, महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं, जिनके माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। सशक्तिकरण के इन्हीं प्रयासों में शासन, प्रशासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। जहां एक ओर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% का क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, वहीं अब सरकार ने कोऑपरेटिव बैंकों और सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ साथ सहकारी आंदोलन में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को और मजबूती देगा। सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से अब महिलाओं के लिए न्याय पंचायत स्तर पर सरकारी समितियों और जिला सहकारी बैंकों में भी महत्वपूर्ण पदों पर सुनिश्चित भागीदारी का रास्ता खुल गया है। इस निर्णय से सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ समाज की आधी आबादी तक और प्रभावी तरीके से पहुंचेगा। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के ये प्रयास न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेंगे। संकल्प से सिद्धि की ओर, सहकारिता से समृद्धि। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुनि की रेती पुलिस और सीआईयू की टीम ने नशे के 2 सौदागरों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 3 किलो चरस जो है बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं मामले का खुलासा पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने किया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त राज्य के सपने को साकार करने की दिशा में पुलिस काम कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस और सीआईयू की टीम ने तपोवन में चरस सप्लाई करने पहुंचे 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान शुभम और आदित्य के रूप में हुई है, जो जिला हरिद्वार के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। फिलहाल दोनों आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि सभी लोग, पुलिस और अन्य डिपार्टमेंट्स भी लगे हुए हैं कि किस तरह से इसको सार्थक किया जाए। इसी क्रम में जो हमारी टेहरी पुलिस है, इसको भी एक बड़ी सफलता हासिल हुई है और हमारी सीआईयू और थाना मुनि की रेती पुलिस के द्वारा 2 नशे के सप्लायर्स को पकड़ा गया है और इनके कब्जे से 3 किलो से भी अधिक चरस बरामद की गई है। और ये दोनों लोग हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले थे और वहां रहकर ये लोग इस नशे की सप्लाई करते थे और उसी क्रम में हमारी टीम के द्वारा पकड़ा गया है। तीन किलो चरस इनसे जो है बरामद किया गया है। तो ये पुलिस की गिरफ्त में 2 नशा तस्कर आए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नशा मुक्त प्रदेश बनाने की कड़ी में इन तरीके की जो है एक्टिविटी की जा रही है और गिरफ्तार किए गए हैं। उधर हरिद्वार, ऋषिकेश और तपोवन के बीच मेट्रो रेल चलाने की उम्मीद फिर से जगी है। उत्तराखंड मेट्रो रेल शहरी अवस्थापना एवं भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने हरिद्वार, ऋषिकेश, तपोवन के बीच सफर करने वाले लोगों से राय जानने के लिए सर्वे करना शुरू कर दिया है।
सर्वे करने की जिम्मेदारी दिल्ली की कंपनी यूएमटीसी को दी गई है। इस कंपनी के 20 कर्मचारी श्यामपुर, कोयल घाटी, तपोवन और देहरादून बाईपास मार्ग स्थित छिद्रवाला में मेट्रो रेल को लेकर लोगों से राय लेकर एक रिपोर्ट तैयार करे। आपको बता दें कि रिपोर्ट के आधार पर ही हरिद्वार, ऋषिकेश और तपोवन के बीच मेट्रो चलने की उम्मीद प्रबल होगी। उधर देहरादून के ओएसिस स्कूल में द ओएसिस इंटेलेक्चुअल पल्स के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है, जिसमें 10 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया है और इस कार्यक्रम का उद्घाटन स्कूल के निदेशक संजीव बटला, स्कूल के चेयरमैन राकेश ओबराय और निदेशक राघव ओबराय ने दीप प्रज्वलन के साथ में किया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बुद्धदेव मिश्रा थे, आपको बता दें, जिन्होंने अपने प्रेरणादायक भाषण से छात्रों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में छात्रों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें वाद विवाद, कविता लेखन, अंग्रेजी कविता लेखन और अंग्रेजी वाद विवाद के साथ साथ अंग्रेजी कहानी लेखन, संस्कृत श्लोक वाचन और कविता वाचन शामिल थे। सर, ये एक लिटरेरी फेस्ट था जिसका नाम है दी ओएसिस इंटेलेक्चुअल पल्स। ये इस इवेंट का दूसरा साल है, एडिशन 2 है। इसको ऑर्गेनाइज करने का पर्पस ये था कि बच्चों के को ये जो लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, संस्कृत लिटरेचर हो गया, हिंदी लिटरेचर हो गया, इसके प्रति थोड़ा सा इंटरेस्ट जगे। इस कारण से हम ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके अंडर हम बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स करते हैं, जैसे डिबेट हो गया, वाद विवाद हो गया, स्टोरी राइटिंग, पोएट्री राइटिंग, रेसिटेशन, कविता वाचन, कविता लेखन, कहानी लेखन। और इसमें इस बार हमने संस्कृत को भी प्रमोट करने की कोशिश करी है, तो हमने एक श्लोक वाचन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया था। उधर अटल उत्कृष्ट स्वर्गीय चितरंजन राहा राजकीय इंटर कॉलेज दिनेशपुर में ब्लॉक स्तरीय विज्ञान महोत्सव पर प्रतियोगिता कराई गई। इस प्रतियोगिता में गदरपुर ब्लॉक के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया और इस उत्सव के उपलक्ष्य पर विद्यालय की तरफ से एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में बच्चों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें किसी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और कोई हार गया। इस सब में हार जीत होती रहती है, लेकिन हारने वाले को निराश नहीं होना चाहिए और कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। विभाग ने बच्चों के अंदर कंपटीशन कराकर इनको एक प्रतियोगिता के लिए तैयार करने की जिज्ञासा इनके अंदर डाला है। उसी क्रम में आज ब्लॉक स्तरीय विज्ञान महोत्सव की प्रतियोगिता हुई और इसे ब्लॉक के सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया है और इसमें कई विद्यालयों के बच्चे प्रथम, द्वितीय, तृतीय आए। इस विज्ञान महोत्सव में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। रामनगर के रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय का सीएमओ डॉक्टर हरीश पंत और सीएमएस ने कर्मचारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पीपीपी मोड की तरफ से अस्पताल में संचालित हो रही स्वास्थ्य सुविधाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान बताया कि हमारे यहां डीजी हेल्थ के यहां से आदेश आया है कि 7 अक्टूबर को पीपीपी मोड भी की तरफ से अस्पताल को छोड़ रहे हैं। इसी संदर्भ में यहां का निरीक्षण किया गया है। जैसे अस्पताल सरकार के अधीन आता है तो यहां स्वास्थ्य सुविधाओं को जनमानस के लिए बेहतर बनाया जाएगा, जिससे मरीजों को सुविधाओं का और अधिक लाभ मिल सके। हमारे डीजी हेल्थ के यहाँ से और यूपीएसडीपी से आदेश आया था कि 7 तारीख को ये पीपी मोड वाले छोड़ रहे हैं और आप इनकी हैंडओवर की प्रक्रिया शुरू करिए और मानव संसाधन का देखिए कहाँ से रहता है। इसी संदर्भ में आज हम जो है डॉक्टर विनोद टमटा जी के पास मिलने आए थे, सीएमएस जो है, कि अगर 7 तारीख को हम हैंडओवर हो जाएगा तो कोई भी किसी भी परिस्थिति में हम अस्पताल चलाने के लिए
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।